एपिसोड की शुरुआत होती है एक जोरदार लड़ाई से। चारों तरफ शोर है, लोग चिल्ला रहे हैं, सैनिक एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, तलवारें चल रही हैं, आग लगी हुई है और पूरा माहौल डरावना लग रहा है। इस लड़ाई में एक ग्रुप का नेता जो लगभग हार चुका है, सामने वाले ग्रुप के लीडर युवराज वीर पर गुस्से में चिल्लाता है कि तुमने हमारे क्यान्यू पैलेस में कदम रखने की हिम्मत कैसे की, हमारे राजा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक आदमी आता है और उस नेता को एक ही वार में खत्म कर देता है। वो कहता है, अब ये पैलेस नहीं बचेगा, तुम्हारा राजा कहाँ है अब। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा रथ आ रहा है जिसे बहुत सारे सिपाही खींच रहे हैं और उस रथ में बैठा है एक अजीब सा डरावना इंसान जिसे सब लॉर्ड तांत्रिक कहते हैं। जैसे ही वो अंदर आता है, क्यान्यू पैलेस के लोग डर से कांपने लगते हैं। फिर सीन कट होता है और हम झाओ राज्य के राजा को देखते हैं जो गुस्से में बोलते हैं कि ये औरत कौन है। भगवान का हुक्म है कि उस जादू वाली लड़की को जिसने भी छिपाया सबको सजा मिलेगी। ये सुनकर पैलेस के दो लोग डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। एक कहता है, ये लड़की तो देश के लिए मुसीबत बन चुकी है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी लाल मोमबत्ती जलाकर भगवान से दुआ करता है। दूसरी तरफ लॉर्ड तांत्रिक लकड़ियों का एक बंडल निकालता है, कुछ बोलता है और उन लकड़ियों को चारों तरफ फैला देता है। फिर उस रथ का ढका हुआ हिस्सा खुलता है और अंदर से एक अजीब सा प्राणी निकलता है। उसके शरीर पर बैंगनी रोशनी होती है और वो मोटी जंजीरों में बंधा होता है। वो पहले जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर वो एक जादू करता है जिससे सब सैनिकों के हथियार उसकी तरफ खिंच जाते हैं और उनकी ताकत से वो खुद को आजाद कर लेता है। अब वो बहुत खतरनाक बन जाता है और उन हथियारों को लेकर सीधा एक महिला पर हमला करता है, लेकिन उस महिला ने एक लाल रंग की जादुई ढाल बनाई होती है जो हथियारों को रोक लेती है। थोड़ी देर के बाद वो ढाल टूट जाती है और वो प्राणी उस महिला के कमरे में घुस जाता है। दूर से एक लाल रंग का पक्षी ये सब देख रहा होता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक लड़का अक्षत, उसकी बहन रिया और उनके गुरु मास्टर देव सड़क पर चल रहे हैं। तभी कुछ लोग एक ताबूत लेकर वहां से गुजरते हैं। अक्षत सोचता है, फिर से जनरल वीर के घर से किसी की मौत हुई है, अब तो ताबूत भी कम पड़ गए हैं। लोग कहते हैं उस जगह को भगवान के बेटे ने श्राप दिया है। तभी रिया मजाक में उसे हल्का सा धक्का देती है और अक्षत का संतुलन बिगड़ जाता है। वो ताबूत पर गिरने ही वाला होता है लेकिन खुद को बचा लेता है। मास्टर देव ताबूत में झांकते हैं और चौंक जाते हैं क्योंकि अंदर एक पुरानी तलवार रखी होती है। जब रिया भी अंदर देखने की कोशिश करती है तो मास्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि देखने लायक कुछ नहीं है। तभी कैमरा ऊपर जाता है और हम देखते हैं कि एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोग अलग अलग ताबूत लेकर जा रहे हैं। रिया फिर बोलती है, भैया तुमने तो कहा था तुम्हारे पैर में दर्द है। अक्षत कहता है, अब नहीं हो रहा। उसे लगता है रिया शांत हो जाएगी, लेकिन रिया फिर ड्रामा करती है, मास्टर बहुत दर्द हो रहा है, पहले डॉक्टर के पास चलिए वरना आप अपनी सबसे प्यारी शिष्य को खो देंगे। तभी एक आदमी आता है और मास्टर देव से कहता है कि आप ही मास्टर देव हैं ना, कृपया हमारे साथ चलिए, जनरल वीर के घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मास्टर देव गंभीर होकर कहते हैं, जहाँ ताकत और पैसा होता है वहाँ आत्माएं भी मजबूत होती हैं। रिया तुरंत चुप हो जाती है और कहती है, ओह इसलिए मूड खराब था। अक्षत कहता है, मैं भी चलूंगा। फिर वो सब एक पुरानी हवेली के पास पहुंचते हैं जहाँ एक पतला सा पुल होता है। उन्हें लाने वाला आदमी बताता है कि रात के 12 बजे वहाँ आत्मा भगाने की पूजा होगी। जब अक्षत उस पुल पर चलता है तो सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और वो एक सपना देखता है जिसमें एक तैरता हुआ टापू होता है। एक सुंदर लड़की तलवार सिखा रही होती है। वो होश में आता है और चुपचाप आगे बढ़ता है। फिर वो आदमी मास्टर देव से कहता है कि पूजा आधी रात को होगी, तब तक आप लोग अंदर आकर आराम कर सकते हैं। जैसे ही वो ये कहता है, मास्टर देव धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाते हैं, उंगलियों से कुछ अलग सा इशारा करते हैं जैसे वो किसी अदृश्य ताकत को महसूस कर रहे हों। वो किसी मंत्र की तरह उंगलियों से हवा में आकृतियां बना रहे होते हैं। फिर वो एकदम शांत होकर उस आदमी से कहते हैं कि देखो बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दोनों शिष्य अभी जवान हैं। अगर उन पर कोई बुरी आत्मा हावी हो गई तो उन्हें बचाना मुश्किल होगा। ये महल अब ठीक नहीं है, यहाँ चारों तरफ अजीब सी हवा है। जिस घर में इतनी नकारात्मक ताकत हो वहाँ कोई भी शांत नहीं रह सकता।
उस आदमी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कहता है कि मास्टर जी, ये सब तो हमें नहीं पता, बस आप पूजा कर दीजिए। और वो मास्टर देव से कहता है कि जिनका नाम आपने लिया वो जनरल वीर थे और वो 3 दिन पहले मरे हैं। उनकी आत्मा अब तक यहाँ भटक रही है। लोग कहते हैं कि वो खुद ही वापस आ रहे हैं। फिर वो आदमी मास्टर देव से कहता है कि अब आप लोग आंगन में जाकर थोड़ा आराम कर सकते हैं। जैसे ही वो ये कहता है, कैमरा ऊपर जाता है और हम फिर से वही लाल रंग का पक्षी देखते हैं जो इससे पहले भी एक सीन में सब कुछ चुपचाप देख रहा था। अब भी वो दूर से इन सब को देख रहा होता है, जैसे उसकी नजर इन तीनों पर बनी हुई है। इसके बाद मास्टर देव, अक्षत और रिया आंगन में पहुंचते हैं और वहां आराम करने लगते हैं। मास्टर देव दोनों शिष्यों को फिर से समझाते हैं कि जब भी पूजा की जाए तो मन पूरी तरह साफ होना चाहिए, कोई गलत सोच, लालच या डर नहीं होना चाहिए, वरना बुरी आत्मा उसी रास्ते से अंदर घुस जाती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि अब तुम लोग मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। फिर मास्टर बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही रिया धीरे से अक्षत के पास आती है और कहती है कि मास्टर कुछ अजीब से नहीं लग रहे तुम्हें। अक्षत ध्यान में बैठा हुआ होता है, जैसे कुछ साधना कर रहा हो। तभी रिया उसका ध्यान भंग करती है और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगा कि मास्टर हमें ऐसी नजर से देख रहे हैं जैसे हम कोई सोना या चांदी हो? अक्षत कहता है तुम फिर से मजाक कर रही हो। रिया कहती है नहीं, सच में उनकी नजर बहुत लालची जैसी लग रही थी, जैसे कब बेच देंगे। अक्षत उसे समझाता है कि मास्टर ने हमें पाला है, उन्होंने कभी हमारे साथ बुरा नहीं किया। लेकिन रिया बोलती है कि मोटे सुअर को भी तो पाला जाता है काटने के लिए, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। तभी अक्षत कुछ सोचते हुए कुछ मंत्र जैसे शब्द बोलता है, लेकिन उसका सिर अचानक दर्द करने लगता है। वो फिर से उसी रहस्यमयी सपने में चला जाता है जहां वो एक तैरते टापू पर होता है और वहां एक बहुत सुंदर लड़की होती है जो किसी को तलवार सिखा रही होती है और वो फिर से चांद की तरफ देखने लगता है। वो रिया से कहता है मुझे कुछ अजीब दिखा है, जैसे जैसे हम महल के करीब आए हैं ये सपना और ये सिर दर्द बढ़ गया है। रिया मजाक में कहती है कि भैया तुम्हारा तो कोई बड़ा एडवेंचर शुरू होने वाला है, शायद तुम भगवान के चुने हुए हो सकता है कि ये पूरी कहानी तुम्हारे चारों तरफ घूम रही हो, तुम ही हो जो दुनिया को बचाओगे। अक्षत थोड़ा परेशान होकर कहता है क्या ये सब सच में कोई अच्छी बात है या ये बुराई की शुरुआत है? रिया कहती है भैया खुद पर भरोसा रखो, कोई बात बिना वजह नहीं होती। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और मास्टर देव, अक्षत और रिया एक बड़े कमरे में कुछ और लोगों के साथ पहुंचते हैं। उन्हें लाने वाला आदमी कहता है कि यही है जनरल वीर का घर, 3 दिन पहले यहीं उनकी मौत हुई थी और तब से इस जगह पर अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। तभी अचानक एक डरावनी आवाज आती है जो कहती है मुझे इंसाफ दो। पहले सबको लगता है कि ये रिया की मस्ती है, लेकिन फिर जब वो आवाज दोबारा आती है तो सब डर जाते हैं। वो आदमी कहता है ये आवाज जनरल वीर की है। मास्टर देव तुरंत एक ताबीज अक्षत को देते हैं और कहते हैं इसे अपने बदन से चिपका लो, अगर कुछ गलत हो गया तो सबसे पहले अपनी जान बचाना। तभी महल की सभी लाइटें लाल हो जाती हैं और दरवाजा अपने आप खुलता है। सब लोग अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं माहौल और भी डरावना हो जाता है। मास्टर देव पूछते हैं कि जनरल वीर की लाश कहाँ है? उस आदमी का जवाब होता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें वो लाश खत्म नहीं होती। हम उसे जलाने भी ले गए थे लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक महल की ऊपरी छत से तेज आवाज होती है और एक विशालकाय पत्थर की मूर्ति जोर से नीचे गिरती है। उसकी टक्कर से जमीन कांप जाती है, धूल और पत्थर चारों तरफ बिखर जाते हैं। लोग कुछ समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हुआ, लेकिन वो मूर्ति वहीं शांत नहीं रहती। कुछ ही पलों में वो अपने आप सीधी खड़ी हो जाती है। उसके शरीर में अचानक हरकत शुरू हो जाती है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और एक भयानक लाल रोशनी उसकी आंखों से बाहर निकलती है। उसकी सांस जैसी धड़कनें सुनाई देती हैं और उसके पूरे शरीर से काले धुएं जैसी रेखाएं निकल रही होती हैं। सब लोग एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। मूर्ति अब अपनी गर्दन हिलाती है, अपनी भुजाएं फैलाती है और एकदम धीमी चाल से आगे बढ़ने लगती है। उसकी चाल भारी होती है, हर कदम जमीन पर बोझ की तरह लगता है। मास्टर देव सबसे आगे आते हैं उस मूर्ति को हराने के लिए और अपने पास से एक जादुई यंत्र निकालते हैं जो तेज नीली रोशनी में चमक रहा होता है। वह उसे हवा में घुमाते हैं और एक तेज मंत्र बोलते हैं
यंत्र सीधे मूर्ति की ओर उड़ता है, लेकिन मूर्ति एक ही झटके में उसे तोड़ देती है, बिना जरा सा भी पीछे हटे। फिर वह एक और यंत्र निकालते हैं जो उसके चारों तरफ एक ढाल जैसा घेराव करता है, लेकिन मूर्ति उस घेराव को चीरती हुई उनके पास आ जाती है। स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है। मूर्ति अपना विशाल हाथ ऊपर उठाती है और पूरे जोर से नीचे पटकती है, जिससे जमीन कांप उठती है, पत्थर चटकने लगते हैं और आसपास की दीवारों से धूल झड़ने लगती है। अक्षत और रिया ये देख डर जाते हैं और एक पुरानी लकड़ी की मेज के पीछे छिप जाते हैं। वहां से वे लड़ाई को देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलकता है। मूर्ति अब और आक्रामक हो जाती है। वह दीवारों को तोड़ती हुई चारों ओर तबाही मचाती है। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही होती है, जो सीधी मास्टर देव की ओर फोकस हो रही होती है। वह अचानक गायब हो जाती है और अगले ही पल अक्षत और रिया के ठीक सामने प्रकट हो जाती है। दोनों चौंक जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्षत फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। मूर्ति उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है कि मास्टर देव तुंगरत एक और मंत्र करते हैं और खून से जमीन पर तांत्रिक आकृति बनाकर मूर्ति को फिर से रोकते हैं। अब वो एक पेपर तंत्र से एक जादुई जंजीर बनाते हैं जो हवा में बनती है और मूर्ति के चारों तरफ लिपट जाती है। वो उसे जकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। मूर्ति कुछ देर के लिए वहीं जमी रहती है, लेकिन फिर अपनी पूरी ताकत से जंजीर को तोड़ देती है और फिर से हमला करने लगती है। इसी दौरान अक्षत पास पड़ा भाला उठाता है और उसे पूरी ताकत से मूर्ति की ओर फेंकता है, लेकिन भाले का मूर्ति पर कोई असर नहीं होता। भाला उसकी छाती से टकराकर गिर जाता है। तभी मूर्ति एक बार फिर लाल धुएं में बदलती है और घूमती हुई सीधा मास्टर देव के चारों ओर चक्कर काटती है और एक तेज आवाज के साथ उनके शरीर में समा जाती। रिया जोर से चिल्लाती है, मास्टर, और उसी क्षण मास्टर देव की चेतना लौट आती है। वो कुछ पल के लिए स्थिर रहते हैं, फिर तुरंत 5 जादुई कागजी ताबीज निकालते हैं और मूर्ति पर एक एक करके चिपका देते हैं। जैसे ही ताबीज मूर्ति को छूते हैं, मूर्ति की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है और हवा में एक धुएं जैसी आकृति बनाकर सीधा मास्टर देव की ओर बढ़ती है। आत्मा मास्टर की ऊर्जा को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर तेजी से एक और मंत्र पढ़ते हैं, जिससे एक जोरदार विस्फोट होता है और वो आत्मा और मास्टर दोनों जमीन पर दूर फेंक दिए जाते हैं। बिना देर किए मास्टर 5 धर्म तंत्रों का उपयोग करते हैं और बिजली जैसे चमकते जादू से आत्मा पर हमला करते हैं। बिजली सीधी आत्मा के शरीर पर गिरती है और वो जोर से चीखती है। ऐसा लगता है कि आत्मा मर चुकी है। मास्टर राहत की सांस लेते हैं और दूसरों को कहते हैं कि अब जमीन साफ करो, लेकिन वहां कोई नहीं आता। तभी अक्षत धीरे से कहता है, मास्टर, अपना हाथ देखिए। मास्टर अपने हाथ की ओर देखते हैं और सबकी नजरें ठहर जाती हैं। उनके हाथ में अब भी काले निशान होते हैं। सब समझ जाते हैं कि आत्मा अभी मरी नहीं है। आत्मा फिर से सक्रिय हो जाती है और इस बार सीधा अक्षत और रिया की ओर हमला करती है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। आत्मा दोनों के शरीर से ताबीज खींच लेती है और कहती है, मैंने सालों लगाए पर अब मुझे 2 परफेक्ट कंटेनर मिले हैं। अगर ये संकट की घड़ी न होती तो मैं इसे अभी इस्तेमाल न करता। आत्मा लाल और काली रोशनी से दोनों के शरीर को बांधने लगती है और जैसे ही वो अपने कब्जे को मजबूत करती है, तभी रिया के शरीर से एक तेज नीली रोशनी बाहर निकलती है, उसकी आत्मिक लोमड़ी, जो एक जादुई संरक्षक होती है। आत्मा चौंकती है और कहती है, ओह चोर लड़की, तू भी मास्टर को धोखा देने से पीछे नहीं हटी। फिर आत्मा और लोमड़ी के बीच जोरदार लड़ाई शुरू होती है। लोमड़ी आत्मा पर कई वार करती है, लेकिन आत्मा अधिक शक्तिशाली होती है। वो लोमड़ी को छोटा करके एक कमजोर लोमड़ी में बदल देती है और फिर उसे जादुई धूल बना देती है। वो धूल उड़ती हुई एक लंबी सुरंग से गुजरती है और सीधा एक लाल रंग के जादुई राक्षस के अंदर समा जाती है, जो अब तक निष्क्रिय था। राक्षस अपनी आंखें खोलता है और कहता है, 500 साल से इस दिन का इंतजार था। सीन दोबारा वापस आता है, जहां मास्टर देव अब एक बार फिर से सामान्य हो चुके होते हैं। वो 2 कागजी ताबीज निकालकर अक्षत और रिया के सिर पर लगाते हैं ताकि आत्मा उनका दोबारा कब्जा न कर सके। फिर वो उस व्यक्ति को उठाते हैं जिसने उन्हें आमंत्रित किया था और उससे कहते हैं, जमीन साफ करो, ये सब मरे हुए नहीं हैं, बस मरने का नाटक कर रहे हैं।
जैसे ही मैं इनसे आत्मा निकालूंगा ये दोबारा जन्म लेंगे। लेकिन तभी आत्मा एक बार फिर लौट आती है, इस बार एक चिड़िया जैसे रूप में, एक स्पैरो घोस्ट के रूप में। वो हवा में तेजी से उड़ती है और सीधा मास्टर पर हमला कर देती है। मास्टर चिल्लाते हैं बचाओ, लेकिन आत्मा उन पर पूरा कब्जा कर लेती है और उन्हें वहीं मार डालती है। तभी चांद से एक नीली जादुई रोशनी जमीन की ओर आती है और सीधा अक्षत के शरीर में समा जाती है। जैसे ही वह ऊर्जा उसके अंदर जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो फिर से उस रहस्यमय स्वप्न में चला जाता है। इस बार वो खुद को एक बाग में पाता है जहां लाल फूलों का पेड़ होता है और वो किसी का हाथ थामे खड़ा होता है। वो लड़की जो उसके सपनों में थी अब सामने होती है और कहती है अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। फिर वह अपनी हथेली से एक नीली रेखा जैसी रोशनी अक्षत की ओर भेजती है जो सीधा उसके माथे को छूती है और उसी पल उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो धीरे से उठता है, मास्टर की ओर एक उंगली से इशारा करता है और बस उस इशारे से ही आत्मा का नियंत्रण खत्म हो जाता है। मास्टर का सिर कटकर जमीन पर गिर जाता है और एक जादुई सिक्का घूमता हुआ जमीन पर गिरता है। अक्षत सिक्के को उठाता है, उसे देखता है और बुदबुदाता है निंग चांगजी। फिर एक क्षण के लिए रुकता है और कहता है इस दुनिया में कई लोग एक जैसे नाम रखते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? तभी रिया को होश आता है। वो थोड़ी कमजोर होती है। अक्षत उसके पास जाता है, हाथ आगे बढ़ाता है और एक हल्का जादू करता है जिससे रिया पूरी तरह ठीक हो जाती है। और इसी रोमांचक पल के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।